वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। मेरा नाम है नीलेश श्रीवास्तव और आज का जो लेक्चर का टॉपिक है हमारे पास वो है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है इस चैप्टर का तो आपको पता होगा मैंने एक चीज़ बताई थी। जब हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम को एक चीज़ यूज़ करेंगे। वो क्या थी? डी पी बाय डी डेल्टा करके एक चीज़ थी। इसका यूज़ करेंगे इन किस में? इन पावर एंगल डायग्राम। हमने पावर एंगल डायग्राम भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब मैं पावर एंगल डायग्राम यूज़ करूँगा सीधा। पावर एंगल डायग्राम क्या था? पावर एंगल डायग्राम ऐसा कर्व था एक, ठीक है, जहाँ पे ये P था, वाई एक्सिस पावर को डिनोट कर रहा था, एक्स एक्सिस डेल्टा को कर रहा था। अब एक ऑपरेटिंग पॉइंट लेते हैं, ठीक है, एक ऑपरेटिंग पॉइंट लेते हैं जहाँ पे है एंगल मेरा डेल्टा नॉट, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे पावर है वो है पी एम इक्वल टू पी ई नॉट, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में आते हैं स्मॉल डिस्टर्बेंसेस। तो एक स्मॉल डिस्टर्बेंस मानते हैं, स्मॉल डिस्टर्बेंस के बाद जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कहाँ पहुँच जाएगा? वो ऑपरेटिंग पॉइंट पहुँच जाएगा पी ई नॉट प्लस डेल्टा पी ई पे, ठीक है। ये नई क्या है? ये नई इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। नया ऑपरेटिंग पॉइंट है हमारा पी ई नॉट प्लस डेल्टा पी ई, ठीक है। और ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा एक छोटे से डेल्टा में चेंज आने से। वो छोटा सा चेंज क्या होगा? डेल नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा। वो छोटा सा चेंज है डेल्टा डेल्टा, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गए। अब क्या है, क्योंकि ये चेंज बहुत छोटा सा है, अगर आपके पास कोई एक कर्व हो, ठीक है, जो लीनियर नहीं है, ठीक है, तो हम उसको लीनियर मान सकते हैं अगर हम उसमें बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करें, ठीक है। तो वो लीनियराइजेशन कैसे करते हैं? देखो, अगर मैंने ये कर्व माना है, ऐसा कर्व है, ठीक है, बहुत छोटा है, तो मैं क्या करूँगा? मैं इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा मैं, इस पॉइंट से। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालूंगा, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालूंगा। तो इस केस में अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में अपने इनिशियल पॉइंट डेल्टा नॉट और फाइनल पॉइंट डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा में एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं और उसका स्लोप निकालूं, तो वो क्या आएगा? वो आएगा पी ई नॉट प्लस डेल्टा पी ई माइनस पी ई नॉट डिवाइड बाय डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा माइनस डेल्टा नॉट। ये कैसे किया है? आप कैसे निकालते हो स्लोप? ये है x1 y1 है पॉइंट, मान लो, ठीक है। ये x2 y2 है पॉइंट। तो स्लोप कैसे निकलेगी? स्लोप कैसे निकलेगी? y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। वही चीज़ की है मैंने। ये वाला पॉइंट मान लिया x2 y2, ये नीचे वाला पॉइंट मान लिया x1 y1, स्लोप निकाल ली। ये स्लोप बराबर हो जाएगी किसके? जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट था ना, x1 वाला पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जो कर्व की स्लोप आएगी उसके, मतलब जो पी ई नॉट वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो कर्व की स्लोप है ये, इसके बराबर आप ये कर दो, ठीक है। अगर ये डेल्टा डेल्टा बहुत छोटा चेंज है तो स्लोप क्या होगी? वो स्लोप क्या होगी? क्योंकि कौन सा कर्व है? पी डेल्टा कर्व है ये। वो स्लोप होगी डी पी बाय डी डेल्टा, ठीक है, डी पी बाय डी डेल्टा की। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके आएगा डेल्टा पी ई डिवाइड बाय डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू डी पी बाई डी डेल्टा, ठीक है। ये वैसे पी ई की कर्व है, तो मैं कह सकता हूँ डी पी ई बाई डी डेल्टा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर ही की कर्व आती है ना, वो क्या था कर्व? क्या था? पी ई आया था ई वी, है ना, ई वी बाय एक्स साइन डेल्टा। यही कर्व तो ऊपर बनाई है ना, ठीक है। तो अभी आपको समझ आया ना मैंने क्या किया? मैंने बोला कि अगर छोटा सा डिस्टर्बेंस आए तो आपको क्या करना है? उन दोनों वो जो डिस्टर्बेंस में जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालो और उसको इक्वेट कर दो। जो वो लाइन बनाई आपने, उस लाइन का जो सबसे पहला वाला पॉइंट था, जो इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट था, इस केस में क्या है? पी एम इक्वल टू पी ई नॉट, ठीक है, पी एम इक्वल टू पी ई नॉट। उस पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट कर लो। उस पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा? डी पी बाय डी डेल्टा आएगा, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होंगे। तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, तो मेरे पास डेल्टा पी ई क्या निकला? डेल्टा पी ई निकला डी पी ई बाय
डी डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास आया डेल्टा पी ई इक्वल टू डी पी ई बाय डी डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा। ठीक है, अब अगर मैं स्विंग इक्वेशन का यूज़ करूँ, लास्ट लेक्चर में हमने स्विंग इक्वेशन पढ़ा था, तो मैं लिख सकता हूँ एम डी टू डेल्टा डेल्टा बाय डी टी टू इज इक्वल टू पी एम माइनस पी ई। पी एम क्या था, जहाँ पे जो हमारी मैकेनिकल पावर थी, जो हमारा इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट था, तो इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट है पी ई नॉट, और ये पी ई क्या है, ये पी ई है जो लोड में चेंज आया, हम जनरेटर मान रहे हैं, तो लोड में जो चेंज आया था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर में जो चेंज आया, तो चेंज होने के बाद पीई कहाँ पहुँच गया, पीई पहुँच गया था पीई नॉट प्लस डेल्टा पीई पर। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस डेल्टा पीई। ठीक है, डेल्टा पीई की वैल्यू हमने ऊपर लिख रखी है, ये इक्वेशन 1 से ले लेते हैं। तो डेल्टा पीई की वैल्यू इक्वेशन 1 से ले लेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा माइनस डी पीई बाई डी डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा आएगा ना। अब इस इक्वेशन, इस जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको, ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये बनेगा एम डी टू डेल्टा डेल्टा बाई डी टी टू प्लस डी पी ई बाई डी डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये एक होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम, इसको मैं, अगर मैं ऐसा मान लूँ, एक सब्स्टिट्यूशन कर दूँ यहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूशन कर दूँ p इक्वल टू डी बाई डी टी की, तो मैं लिख सकता हूँ m p स्क्वायर डेल्टा डेल्टा प्लस डी पी ई बाई डी डेल्टा 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 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर p ये है तो p स्क्वायर क्या बन जाएगा, p स्क्वायर बन जाएगा डी टू टी बाई डी टी टू। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है तो इसको समझने में आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। जिसे नहीं पता वो डिफरेंशियल इक्वेशन ज़रूर पढ़ ले, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, या फिर आप ये पढ़ लो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, एम पी स्क्वायर प्लस डी पी ई बाई डी डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा, जब ये वाली चीज़, जो ये वाला मैंने फैक्टर लिखा है एम पी स्क्वायर प्लस डी पी बाई डी डेल्टा, ये 0 होगा। तो इसको 0 की इक्वेट करते हैं, प्लस डी पी ई बाय डी डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने ये इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं p की वैल्यू निकालूंगा तो p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी 1 बाय m, ठीक है, माइनस 1 बाय m डी पी ई बाय डी डेल्टा। ठीक है, और उसका आपको क्या करना है, उसका आपको करना है रूट। ठीक है, उसका आपको करना है रूट। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मेरे पास आया p इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 बाय m डी पी ई बाय डी डेल्टा। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल होती है ना, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल होती है, उसमें ये p वाली चीज़ आई है। ठीक है, जो p वाली चीज़ आई है ना, इसका जो भी सोल्यूशन आता है ना, ये इक्वेशन किस में थी, ये इक्वेशन में वेरिएबल क्या था, p था। तो p का जो भी सोल्यूशन आएगा, उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी, मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। अगर ये चीज़ रियल होती है, ठीक है, अगर ये चीज़ रियल होती है, तो रियल में क्या बनती, देखो देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो सोल्यूशन कैसे निकलता है। ठीक है, अगर p आता है, रियल वैल्यूज़ आती हैं अल्फ़ा और बीटा, तो सोल्यूशन आएगा c1 e टू द पावर अल्फ़ा टी प्लस c2 e टू द पावर बीटा टी। ठीक है, अगर p की वैल्यूज़ आती अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, तो आपका सोल्यूशन बनता e टू द पावर अल्फ़ा टी c1 कॉस बीटा टी प्लस c2 साइन बीटा टी। ठीक है, ये सोल्यूशन बनता। तो अभी हम दो केस सेलेक्ट करेंगे, केस वन लेंगे जब p इज रियल। p को रियल बनाने के लिए डी पी ई बाई डी डेल्टा को लेस देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि जब वो नेगेटिव होगा तो अंदर वाला नेगेटिव साइन नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो फिर जो p आएगा, p क्या आएगा, p आएगा
एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, और एक नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी को अल्फा बोल देते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी को माइनस बीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी C1 e टू द पावर अल्फा टी प्लस C2 e टू द पावर माइनस बीटा टी। ये जो माइनस बीटा टी है ये टाइम के साथ छोटा हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है e की पावर अल्फा टी टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर p की इक्वेशन ये बनी, p की इक्वेशन ये आई, ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन आया डेल्टा डेल्टा के लिए, ये सोल्यूशन जो है ये डेल्टा डेल्टा के लिए आया है, ठीक है। हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो किस में थी? डेल्टा डेल्टा में थी। तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। p के जो रूट्स आते हैं ना, p के जो रूट्स आते हैं, उस रूट्स आने के बाद अगर रियल है तो ये इक्वेशन बनती है डेल्टा डेल्टा की, अगर इमेजिनरी है तो ये इक्वेशन बनती है डेल्टा डेल्टा की। तो डेल्टा डेल्टा की ये इक्वेशन बनी, तो डेल्टा डेल्टा बढ़ता ही चला जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? केस 1 में स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज नॉट अचीव्ड, है ना। क्यों नहीं अचीव हुई समझ गए? क्योंकि अल्फा टी बढ़ता ही चला जाएगा टाइम के साथ। केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या है? P इज इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी कब होगा? इमेजिनरी होगा जब डी पी ई बाई डी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होगा। डी पी ई बाई डी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये माइनस रह जाएगा अंदर, माइनस का रूट लोगे तो P क्या आएगा? P आएगा, P आएगा कॉन्जुगेट इमेजिनरी, है ना। P आएगा इमेजिनरी, P आएगा इमेजिनरी, है ना। और इमेजिनरी होता है तो क्या होता है? सिर्फ प्योर इमेजिनरी, है ना, प्योरली इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी में क्या होता है? ऐसा होता है कुछ जिसमें अल्फा ज़ीरो हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और आप कह सकते हो ये प्योरली इमेजिनरी क्या है? आयोटा बीटा है। तो इसको लिखूंगा, डेल्टा डेल्टा की सोल्यूशन निकालूंगा तो क्या आएगा? डेल्टा डेल्टा की सोल्यूशन निकालूंगा तो क्या आएगा? मैंने लिख दिया आयोटा बीटा, अल्फा ज़ीरो हो गया यहाँ पे, है ना। यानी ई की पावर ज़ीरो इंटू टी, ई की पावर ज़ीरो यानी वन हो गया, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आया C1 कॉस बीटा टी प्लस C2 साइन बीटा टी, है ना, ये आएगा। अब जो ये चीज़ आई है ये क्या है? अब पी के ये रूट्स बनते हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, हाँ। तो ये जो चीज़ आई है ये क्या है? ये होगी ऑसिलेटरी, है ना, क्योंकि इसमें साइन और कॉस की टर्म्स हैं। तो ये क्या होगी? ये केस 2 में क्या है? केस 2 में डेल्टा डेल्टा इज ऑसिलेटरी एंड हेंस स्टेबल, है ना। ऑसिलेटरी तो है, मतलब ये जो डेल्टा डेल्टा है ये अपने स्टेबल ऑपरेटिंग के पॉइंट के पास थोड़ा बहुत ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट करते करते स्टेबल हो जाएगा उस पॉइंट पे, है ना। स्टेबल नहीं भी होगा तो क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस बहुत छोटा है, ऑसिलेशन भी बहुत छोटी होगी, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले वाले केस में तो ये शूट अप कर जा रहा था, डेल्टा डेल्टा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था। इस केस में ऑसिलेटरी है और ये स्टेबल होगा। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी कब अचीव होती है? स्टेडी स्टेट stability is achieved when dpe by d delta is greater than 0, dpe by d delta is greater than 0। तो अगर आप अब अपना पावर एंगल कर्व देखोगे, ये PE है, ये डेल्टा है, dpe by d delta स्लोप है ना। PE डेल्टा कर्व की, ये PE डेल्टा कर्व है, PE डेल्टा कर्व की स्लोप है dPE बाई डी डेल्टा। dPE बाई डी डेल्टा क्या है? dPE बाई डी डेल्टा PE डेल्टा कर्व स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ PE डेल्टा कर्व, PE डेल्टा कर्व की स्लोप है। तो वो स्लोप जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। यानी देखो ये जो पार्ट है ये वाला, मैं इसे अलग रंग से शेड कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में ये कौन सा पॉइंट है? ये है डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इस वाले पार्ट में ये वाला जो पार्ट है ये है डी पी ई बाई डी डेल्टा ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है, ये ब्लू रंग से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट है? ये है डी पी ई बाई डी डेल्टा लेस देन 0 वाला पार्ट,
ठीक है। तो रेड रीजन में अगर आप रहोगे तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी, ब्लू रीजन में रहोगे तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होती है डी पी ई बाई डी डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, अब इसमें हमने रूट्स निकाले थे ना, क्या निकाला था? हाँ, पी निकाला था, पी निकाला था। ठीक है, और पी निकाला था तो हमारे पास पी आया था आयोटा बीटा, आयोटा बीटा, और पी की वैल्यू आई थी ये पी की वैल्यू थी। तो ये क्या है? देखो, ये जो बी है, ये बी है, ये क्या है? ये बीटा है, सॉरी, बीटा क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और वही तो पी की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे जो ये चीज़ आ रही है ना, ये किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा? जो ये आपने इक्वेशन निकाली पी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 बाय एम डी पी बाई डी डेल्टा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस क्या होंगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी, अब देखो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय एम डी पी बाई डी डेल्टा, है ना, अगर डी पी बाई डी डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय एम डी पी बाय डी डेल्टा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी अचीव हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप क्या देखोगे? डी पी बाई डी डेल्टा ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी अचीव करने में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो कितनी आ रही है, तो आप ये इक्वेशन लगाओगे। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, वो क्या चीज़ थी? जो स्विंग इक्वेशन थी ना, स्विंग इक्वेशन जो थी वो होती है सिंगल मशीन सिस्टम के लिए। स्विंग इक्वेशन इज वैलिड फॉर सिंगल मशीन सिस्टम। ठीक है, सिंगल मशीन सिस्टम। तो अगर मल्टी मशीन सिस्टम है, बहुत सारी मशीन है, मतलब एक बस है, बहुत सारे जनरेटर्स हैं, तो क्या करोगे? तो कैसे कैलकुलेट करें? तो हम इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे, इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे जो कुछ ऐसा होगा, एक जनरेटर का सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये इसकी रेटिंग G1 है, इसकी G2 है, ये चलता जा रहा है, इसकी रेटिंग Gn है, n जनरेटर्स है, इसका इनर्शिया कांस्टेंट H1 है, H2 है, और ये लास्ट वाले का Hn है। ठीक है, और जो इक्विवेलेंट बनेगा उसका है Ge और He। ठीक है, रेटिंग Ge, इनर्शिया कांस्टेंट He। तो जो हमारी पहली मशीन है उसकी काइनेटिक एनर्जी का सम इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा सेकंड मशीन के, है ना। तो मैं लिख देता हूँ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं लिखता हूँ फर्स्ट सिस्टम, और इसको बोलता हूँ सेकंड सिस्टम। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट सिस्टम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड सिस्टम, है ना, जाहिर सी बात है, ये होना चाहिए। फर्स्ट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? G1 H1 प्लस G2 H2, चलता जाएगा अप टू कहाँ तक? Gn Hn तक। और सेकंड सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? Ge He। तो यहाँ से He क्या आया? He आया G1 H1 प्लस G2 H2 प्लस कहाँ तक चलता जाएगा? Gn Hn डिवाइड बाय Ge। ठीक है, Ge, ये आ गया He। जहाँ पे Ge क्या है? Ge आप मान सकते हो जो आपकी सेकेंड सिस्टम है ना, उसकी बेस वैल्यू। ठीक है, उस सिस्टम की बेस वैल्यू, उसको आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, तो आप ये कन्वर्जन कर दो, ये कन्वर्जन कर दो। ठीक है, सेकेंड सिस्टम का इनर्शिया कांस्टेंट निकाल लो, आपको बेस वैल्यू दे दी जाएगी, Ge दे दिया जाएगा, सेकेंड सिस्टम का इनर्शिया कांस्टेंट निकाल लो, और फिर आप ये पूरा मल्टी मशीन जो सिस्टम है इसको सिंगल मशीन सिस्टम मान के सॉल्व कर सकते हो अपनी स्विंग इक्वेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।